Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Competition Commission of India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में. तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसको किसी कानून के तहत बनाया जाता है, किसी लॉ के तहत. तो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत इस बॉडी को बनाया गया. दो दिस बॉडी वाज क्रिएटेड इन 2009 बाय अमेंडिंग कंपटीशन एक्ट. तो कंपटीशन एक्ट 2002 में आया, बाद में इस बॉडी को इसके अंतर्गत बनाया गया. सो दैट मेक्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी. जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पर्पस है कि देश के अंदर हमारे बिजनेसेस के अंदर प्रॉपर कॉम्पिटिटिव सिस्टम बनाए रखे, विच विल एंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ईच एंड एवरी कंपनी और बिजनेस. अदरवाइज दिक्कत क्या होगी कि अगर सरकार इस चीज को ध्यान ना दे या सरकार की कोई रेगुलेटरी बॉडी इस बात का ध्यान ना दे, तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनका मोनोपोली हो सकता है. एंड वंस दे डेवलप मोनोपोलिस्टिक कैपेबिलिटीज, देन दे विल कैप्चर द मार्केट एंड देन दे विल make undue benefit from the market, and that won't be good for the customers, that won't be good for overall business or the employees also. तो जैसे बेसिक इकोनॉमी क्लास में हम लोग पढ़ते हैं मार्केट मॉडल में मैंने बार बार कहा है, आई जस्ट होप आपको ये बात याद आ रही होगी कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन वी आर हैविंग अ मार्केट मॉडल विदाउट मार्केट सिस्टम. आई जस्ट होप आपको ये बात याद आ रही है. तो मार्केट मॉडल के बाद मार्केट सिस्टम को इंश्योर कराने के लिए कि देयर इज लेवल प्लेइंग फील्ड, ये बॉडी बनाई गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, विच हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अवॉइडिंग मोनोपोली. इससे कस्टमर्स को भी फायदा होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, तो स्टार्टअप्स को भी बराबरी का मौका मिलता है एज कंपेयर टू एनी स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन. सबके बीच में एक फेयर कंपटीशन होता है. ये हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. एक करंट न्यूज देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड. देखिए, ग्लोबल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क. वैसे ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई अपना सेक्रेटेरिएट या प्रेमिसेस नहीं है. ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जैसे हमारे देश से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही दुनिया भर के अलग अलग इस तरह की एजेंसीज ने, लगभग 140 इस तरह की एजेंसीज ने मिल करके ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क नाम का फोरम बनाया है. इस इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क फोरम का पर्पस होता है कि वर्ल्ड वाइड कंपटीशन से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं उनको डेवलप करे, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो इंश्योर करा सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड विद इन द कंट्री ओनली, बट ग्लोबल स्केल पे भी बिजनेसेस के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे. इस बात को इंश्योर कराने के लिए ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क. 140 एजेंसी से बना हुआ ये बॉडी है. उसके अंदर एक स्टीयरिंग कमेटी होती है. उस स्टीयरिंग कमेटी, जो 18 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी है, उसका हिस्सा बन गया है हमारे देश का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने ये आर्टिकल इसलिए कवर किया ताकि आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता सकूं और उसकी मदद से ये क्वेश्चन करा सकूं जो यूपीएससी मेंस, इसी साल जो यूपीएससी मेंस हुआ है उसके जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस पेपर में आया था. Discuss the role of Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the multinational corporations in India. Refer to the recent decisions. तो देखिए, अगर आप 1-1.5 साल तक रोज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और उसको ठीक तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ 1-1.5 साल से न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो उनको याद आएगा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन लगाया. क्योंकि गूगल क्या करता है कि गूगल प्ले स्टोर जो है वहां से ज्यादातर लोग ऐप डाउनलोड करते हैं. तो गूगल प्ले स्टोर में वो क्या करता है, गूगल के जितने ऐप्स हैं उनको ऊपर ऊपर दिखाता है और उनका आइकन का साइज बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गूगल के ऐप्स को डाउनलोड करें. फॉर एग्जाम्पल, गूगल पे है, फोन पे है फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी, गूगल पे है, फोन पे है, भीम है. अब गूगल क्या करता है कि अपने गूगल प्ले स्टोर पे जब लोग आते हैं ऐप डाउनलोड करने,
तो गूगल प्ले स्टोर का आइकन बढ़ा करके दिखाता है, बड़ा साइज का, और सबसे पहले दिखाता है। जबकि नियम क्या होना चाहिए कि सारे इस तरह के सिमिलर जो ऐप्स हैं उनका आइकन सेम साइज का होना चाहिए, और जिन ऐप्स की रेटिंग ज़्यादा है उनको पहले दिखना चाहिए, जिनका कम है उनको बाद में दिखना चाहिए। बट गूगल अपने प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाता है, गूगल प्ले स्टोर का फ़ायदा उठा करके अपने ऐप को प्रमोट करता है। सो दैट वाज अगेंस्ट कॉम्पिटिशन, फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन। इस कारण से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर लगभग 1300 करोड़ का फाइन लगाया था। वैसे ही मैंने 2021 में बताया था कि कैसे अमेजन के ऊपर फाइन लगाया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 1-1.5 साल तक अगर आप पढ़ते रहे उसको ठीक से रिवाइज करें। देयर वाज ऑन बियर कंपनीज, फाइन लगा था कार्टेल बनाने के लिए। हुआ क्या था कि ये जो बियर कंपनियां हैं, मुझे लगता है एक किंग फिशर और एक और बियर कंपनी, उन्होंने दोनों ने मिल करके आपस में सेटिंग कर लिया था कि भाई इससे ज्यादा दाम नहीं गिराएंगे अपने बियर का। ये भी हमने कवर किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो इनके ऊपर भी 873 करोड़ का फाइन लगाया था। अब मैं मानता हूं कि एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह याद रखना संभव नहीं है, बट इस तरह के सवाल आए, अगर आपने बियर कंपनीज का नाम लिख दिया, अमेजन वाली बात लिख दी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे क्यों फाइन लगाया था, ये सब लिख दिया, तो दैट विल हेल्प यू इन फेचिंग अबाउट 5 to 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो ये क्वेश्चन इस बार आया था यूपीएससी मेंस 2023 में, जीएस पेपर 2 में। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, अपने हिसाब से भी कुछ और सर्च कीजिए, कुछ और पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद सीधा सीधा गूगल से या कहीं से देख करके आंसर मत लिखिए। कोई नया कंटेंट पढ़िए, उसको समझ लीजिए, फिर उस सोर्स को बंद कर दीजिए और फिर अपने हिसाब से आंसर लिखिए, तभी जाकर के आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा। एक गलती आप लोग करते हैं कि कोई भी सोर्स ऑनलाइन ओपन कर दिया और वहीं से देख देख करके लिख रहे हैं, दैट इज नॉट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो मैंने थोड़ा हिंट्स दिया, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, राइट अ गुड आंसर। ये बोर्ड वर्क मैंने दे दिया है ताकि आप अपने नोटबुक में इसको लिखते चलें। 1-1.5 साल में ये कंटेंट काफी अच्छा खासा हो जाएगा, जिसको आप रिवाइज करेंगे तो इट विल बिकम अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज रिजर्वायर। इस टॉपिक के बेसिस पे एक बेसिक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पीएम अजय स्कीम। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं थोड़े थोड़े पुराने टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ, 4-5 दिन पुराने टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ। तो उसमें से रिलेटेड ये टॉपिक है, हाल फिलहाल में न्यूज में आया था पीएम अजय स्कीम। अगेन ये सीधा सीधा मेंस में नहीं आएगा, लेकिन अगर इंक्लूसिव ग्रोथ, जो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी वाला सेगमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे सवाल आता है तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासरूम में हमने डिस्कस किया है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला चैप्टर, जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर तो हमने देखा है कि किसी भी स्कीम को 4-5 सेगमेंट के अंदर हम अरेंज कर सकते हैं। आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिमेंबर दैट इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू मार्केट और इंक्लूसिव ग्रोथ वाया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी वेलफेयर स्कीम्स हो सकते हैं या स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पीएम अजय स्कीम इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें क्या किया जाता है कि एससी कम्युनिटी, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं, उनके अंदर पॉवर्टी रिड्यूस कराने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। दिस पीएम अजय स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये 2021-22 से ही रन किया जा रहा है। इसके पहले 3 अलग अलग स्कीम्स थे एससी कम्युनिटीज के लिए: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों को सब्ज्यूम करके एक स्कीम कर दिया गया जिसका नाम है पीएम अजय। सीधा सीधा मेंस में नहीं आएगा, लेकिन कुछ अगर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इनिशिएटिव्स या इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इनिशिएटिव्स का आप जिक्र कर रहे हैं तो वहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं पीएम अजय स्कीम। इस तरीके से कुछ और स्कीम्स में आप लिख सकते हैं। ये 3 अलग अलग स्कीम्स को सब्ज्यूम करके अब एक स्कीम बना दिया गया पीएम अजय। उसमें अब ये जो तीनों अलग अलग स्कीम्स थे उनको अब कॉमन स्कीम के अंतर्गत इन तीनों गोल्स को अटेन किया जाता है। जैसे कि पीएम अजय स्कीम के अंतर्गत अब गोल है कि जो शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनको आदर्श ग्राम बनाना है। आदर्श ग्राम मतलब जो बेसिक सिविल एमिनिटीज होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सब वो अवेलेबल रहे। ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज हाई, livelihood projects for scheduled caste population and construction of hostels for higher education institutions for SC community students। तो ये 3 अलग अलग स्कीम्स थे। जैसे बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत हॉस्टल्स बनाए जाते थे, ग्रांट इन एड दिया जाता था। ये दूसरे स्कीम के अंतर्गत आदर्श ग्राम के लिए अलग स्कीम था। तीनों अलग अलग स्कीम्स को सब्ज्यूम करके एक बना दिया गया है पीएम अजय। याद रखिएगा, इस बोर्ड वर्क को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हीमोग्लोबिन। सो हेमोग्लोबिन से रिलेटेड एक अच्छा डेवलपमेंट पता चला है हाल फिलहाल में, इसको जरा देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। हेमोग्लोबिन होता क्या है? हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है। जैसे ये हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन, विच इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि लंग्स में जब हमारे ऑक्सीजन भरता है, जब हम सांस लेते हैं, तब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ट्रांसफर होता है इनटू द आरबीसी, और आरबीसी के अंदर भी जो हेमोग्लोबिन होता है वो इस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। तो हमने सांसें ली, ऑक्सीजन आया हमारे लंग्स में, लंग्स के ऊपर कई सारे ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, और फिर ये ऑक्सीजन इन आरबीसी की मदद से हमारे अलग अलग बॉडी के टिश्यूज के पास पहुंचता है, और टिश्यूज वहां से उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। उस ऑक्सीजन की मदद से वो फूड को डिकम्पोज करते हैं, जहां से वो अपने लिए एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी हेमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट हो जाता है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट होते हुए हमारे लंग्स में पहुंचता है, और वहां से फिर ये CO2 हमारा लंग्स बॉडी से एक्सेल कर देता है। तो हम O2 इनहेल करते हैं, जिसको अलग अलग ब्लड बॉडी टिश्यूज में पहुंचाने का काम होता है आरबीसी का, और आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, और फिर हमारा टिश्यू जो है वो फूड को डिकम्पोज करते वक्त CO2 रिलीज करता है। उस CO2 को अगेन आरबीसी हेमोग्लोबिन की मदद से हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, और फिर लंग्स उस CO2 को एक्सेल कर देता है। जब ऑक्सीजन अटैच होता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो हेमोग्लोबिन का कलर हो जाता है रेड, और जब CO2 अटैच होता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो हेमोग्लोबिन का कलर जो हो जाता है पर्पल ब्लू। तो इन ऑक्सीजनेटेड स्टेट it is known as oxyhemoglobin and it is bright red. It is reduced state, जब अपने reduced state में होता है, यानी कि CO2 जब अटैच होता है, then it is purple blue. शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी को ही कहा जाता है अनीमिया, क्योंकि अनीमिया में जब हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यूज के पास इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो फूड को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए एनेमिक जो लोग होते हैं वो नॉर्मली फटीग महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। अभी हेमोग्लोबिन को लेकर के एक नई डिस्कवरी हुई है कि हेमोग्लोबिन सिर्फ आरबीसी में नहीं होता है। हेमोग्लोबिन आरबीसी के अलावा जो बॉडी के कार्टिलेजेस होते हैं वहां पे भी हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब कार्टिलेज क्या होता है? दो हड्डियों के बीच में उनको जोड़ने वाले जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको कहा जाता है कार्टिलेज, और इन कार्टिलेज बनते हैं विथ हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जिनको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइटिस सेल। तो ये है कार्टिलेज, एंड दिस कार्टिलेज विच आर सॉफ्ट टिश्यूज which connect to large bones are made up of chondrocytes cells, और chondrocytes cells जो कार्टिलेज मिलकर जो कार्टिलेज बनाते हैं, chondrocytes cells पता चला है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोग्लोबिन मेकिंग ऑल्सो। ये एक नई बात पता चली है, मैं फिर से बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हेमोग्लोबिन एक वेल नोन फैक्ट है, अब हम सब जानते हैं कि आरबीसी के अंदर होता है। अब एक नई बात पता चली है कि हेमोग्लोबिन कार्टिलेज के अंदर भी होता है। कार्टिलेज बेसिकली बनता है एक स्पेशल टाइप के सेल से जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइटिस सेल। इस कॉन्ड्रोसाइटिस सेल के अंदर भी हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हेमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कार्टिलेज टू रिमेन हेल्दी। ये कुछ नई बातें पता लगी हैं।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट working 70 hours a week. This topic is important from GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा, लेकिन इस आइडिया को दिमाग में रखिए. मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी पेपर में, या जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. जहां पे एक टॉपिक है वर्क कल्चर, चैप्टर 7 में है वर्क कल्चर, वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ये न्यूज में क्यों आया हाल फिलहाल में? क्योंकि इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने हाल फिलहाल में कहा कि इंडिया के अंदर जो यूथ है उसको और ज्यादा काम करना चाहिए. एक वीक में कम से कम 70 घंटे हमें काम करने चाहिए, तभी जाकर के देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगा. ही सेड कि यूथ ऑफ इंडिया शुड वर्क लाइक यूथ ऑफ जापान एंड जर्मनी. वी शुड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड देन ओनली वी कैन बिकम एज डेवलप्ड लाइक जापान और जर्मनी, और हमारा इकोनॉमी का साइज भी उनकी तरह बढ़ पाएगा. तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग वर्किंग आवर्स. अभी लॉन्ग वर्किंग आवर्स को लेकर के एक डिबेट छिड़ गई है. कुछ लोगों का मानना है कि रादर देन हैविंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स वी नीड टू फोकस ऑन आवर प्रोडक्टिविटी. क्योंकि वर्किंग आवर्स और प्रोडक्टिविटी दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं. ये बात एज ए स्टूडेंट आपको भी समझनी है. कई दफा मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए. मैं कहता हूं देखिए, घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि दिन में आप कितना काम कर रहे हैं. Even if you are studying for less number of hours, but if your productivity is high, that is also okay. So productivity simply means output per unit worker. एक वर्कर कितना काम कर देता है. अब आउटपुट को मेजर करने के लिए हम लोग मॉनेटरी सेंस में उसको इस्तेमाल करते हैं. एक इंसान ने, एक वर्कर ने मान लीजिए 10 कपड़े बनाए, एक कपड़े का दाम है 100 रुपया, तो एक वर्कर का आउटपुट हो गया 1000 रुपया, ऐसे कुछ. तो आउटपुट जो है डिवाइडेड बाय पर वर्कर पर यूनिट टाइम is productivity, and productivity is more important rather than having just long working hours. इसको लेकर के थोड़ी एनालिसिस है. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब लॉन्ग वर्किंग आवर्स करेंगे, हर एक वर्कर लंबे समय तक काम करेगा तो उसका ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगा ही. बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि कभी कभार बहुत लंबे समय तक काम करने से फटीग डेवलप होता है, और फटीग डेवलप होने के कारण ओवरऑल लॉन्ग रन में हमारा प्रोडक्टिविटी घट सकता है पर आवर. कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे से पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है. 10-10 घंटे 12-12 घंटे से काम कर रहे हैं लेकिन पर आवर उतना काम नहीं हो रहा. सो लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट रिक्वायर्ड या अप्रोप्रिएट स्किल्स may lead to fatigue, and that fatigue might lead to reduction in productivity also. अब यहाँ पे एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको याद रख लें तो आपको किसी भी इकोनॉमी के सवालों का इंट्रोडक्शन देने में आसानी होगी. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का डेटा है कि भारत के अंदर वैसे भी वर्किंग आवर्स लंबे ही हैं. ऑन एन एवरेज हमारे देश में पर वीक लोग 48 आवर्स काम करते हैं. इंडियन वर्किंग एवरेज इज 48 आवर्स पर वीक, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. बट फिर भी अगर हमारा आवरली आउटपुट मॉनेटरी सेंस में देखा जाए तो इट इज हार्डली $8.47. यानी कि पर घंटा हम लोग 8-8.5 डॉलर का ही प्रोडक्टिविटी कर पाते. तो मान लीजिए इसका ओवरऑल मोटा मोटा निकल करके आता है $450 पर वीक हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं एज ए वर्कर. 50 × 9 मान लिया मैंने, $450. जबकि वहीं अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस में वर्किंग आवर्स इज हार्डली 30 आवर्स पर वीक ऑन एन एवरेज. लेकिन प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट हाई बिकॉज पीपल आर मोर एफिशिएंट, मोर स्किल्ड. तो प्रोडक्टिविटी पर आवर इज $58. तो वो 30 घंटे ही काम करते हैं लेकिन वो $1800 जनरेट करते हैं. 30 × 60 मैंने कर दिया. और हम लोग 48 घंटे काम करते हैं फिर भी जनरेट करते हैं $450. तो वो हमसे कम काम करके भी हमसे लगभग 4 गुना या 5 गुना ज्यादा जनरेट करते हैं. दैट क्लियरली इज एन इंडिकेशन कि मेयरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प. अप्रोप्रिएट स्किल्स is also important and we need to avoid the break even point. ऐसा ना हो कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण हमारा फटीग बढ़ जाए और प्रोडक्टिविटी घट जाए. तो यही बातें यहाँ लिखी. मेक दिस राइट इन योर ओन नोट्स. This data given by ILO is important. If you mug it up, it will help you in mains answer writing.
The next article is about Montreux Convention. This is important from prelims exam point of view. तो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन हाल फिलहाल में न्यूज में आया है, लेकिन इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा मैपिंग करना होगा अराउंड यूरोप, स्पेशली मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी। अब देखिए ब्लैक सी वाला एरिया है, ब्लैक सी से अगर आप जाना चाहते हैं मेडिटेरियन सी के तरफ तो आपको मिलेगा बोसोपोरस स्ट्रेट, फिर मिलेगा सी ऑफ मरमरा, देन मिलेगा डार्डेनलिस स्ट्रेट, देन यू विल फाइंड एजियन सी एंड एजियन सी ओपन्स इनटू मेडिटेरियन। तो ऐसा है कुछ, ये है सी ऑफ ओजोव, सी ऑफ ओजोव, फिर स्ट्रेट ऑफ कर्च, और यह है क्रीमियन पेनिनसुला जिसको रसिया ने अक्वायर कर लिया यूक्रेन से इन 2014। यहाँ पे कहीं पे सेवास्तोपोल पोर्ट जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जिस कारण से मेनली रसिया ने इसको अक्वायर किया। अभी आप यहाँ से ये सी ऑफ ओजोब से आप स्ट्रेट ऑफ कर्च का इस्तेमाल करके आप पहुंच सकते हैं ब्लैक सी। देन ब्लैक सी वाया बोसोपोरस enters into Sea of Marmara and then via Dardanelles you can reach to Aegean Sea। इसी दो स्ट्रेट से रिलेटेड बोसोपोरस स्ट्रेट और डार्डेनलिस स्ट्रेट से रिलेटेड ये कन्वेंशन है मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है विच वाज साइंड बाय वर्ल्ड कंट्रीज इन 1936। इस कन्वेंशन के हिसाब से टर्की का तो नाम थोड़ा बदल गया, टर्की हो गया है। तो टर्की हैज गॉट कंट्रोल ओवर बोसोपोरस एंड डार्डेनलिस स्ट्रेट। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन गिव्स टर्की ए कंट्रोल ओवर दीज टू स्ट्रेट्स। तो टर्की किसी भी मिलिट्री या सिविल वेसल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फ्रॉम पासिंग फ्रॉम बोसोपोरस एंड डार्डेनलिस स्ट्रेट एज पर मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन। हाल फिलहाल में टर्की की मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने कहा कि इट इज गोइंग टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन वॉरशिप्स, चूंकि रसिया वॉर में है तो रशियन वॉरशिप्स पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा है दैट में पास फ्रॉम बोसोपोरस और डार्डेनलिस स्ट्रेट। तो ये न्यूज है, न्यूज इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट बट मैपिंग हमने कर लिया। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन पे ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार and Mera Hongsa Hausongba festival belongs to Manipur. That's all from our side for today. Thanks for watching.